चाचा महोदय, अपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे जो पटल पे रखा 2047 तक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प पे आज विजन डॉक्यूमेंट पे जो चर्चा उत्तर प्रदेश के सदन में हो रही है, इस पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं इस बात से पूरी तरह से, और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस बात विजन को कौन समझ सकता है। जब ये देश 1947 में आजाद हुआ था, तब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। उस वक्त भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो विजन देखा था कि जहां सुई नहीं बनती थी, आज इसरो और बाबा जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, और अगर चंद्रयान और मंगलयान हम बना रहे हैं तो ये आज उसी विजन का प्रमाण है। उस वक्त जब आजादी के पहले हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी, तो आज एम्स और IIM और IIT की स्थापना अगर किसी ने की तो वो विजन पंडित जवाहरलाल नेहरू। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति अगर आई तो ये विजन हमारे प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री। मान्यवर, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि विजन होना चाहिए देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। पर अफसोस की बात यह है कि विजन को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता भी होनी चाहिए, जो सरकार के पास दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ा प्रमाण उसका ये है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि इतने गंभीर विषय पर जब हम उत्तर प्रदेश के भविष्य की संरचना कर रहे हैं, उस वक्त भी सरकार मात्र 24 घंटे की चर्चा करा रही है। मैं तो सहमत थी, हम सब सहमत थे, पूरा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव भी रखा था कि इस सदन को और बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। आज यहाँ पे 403 सदस्य जो बैठे हैं, जो प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम सदन में प्रत्येक सदस्य की बात आनी चाहिए, उसके क्षेत्र की, उसके गांव की, उसके जिले की बात आनी चाहिए, तभी ये विजन डॉक्यूमेंट पूरा होगा। मैं शुरुआत अगर करूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, पर अफसोस की बात यह है कि इस कृषि प्रधान प्रदेश के जो कृषि का बजट है वो मात्र 3.2%, जो कि देश के औसत से, जो अन्य राज्यों में कृषि का औसत है, वो लगभग 6.3%। तो इसी से हमारी सरकार की गंभीरता समझ में आती है। और यही वजह है कि जो सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का जो वायदा किया था, उसको सरकार पूरा नहीं कर पाई। MSP को दुगना करने की बात कही थी, वो नहीं कर पाई। इक्विपमेंट पे सब्सिडी की बात कही थी, वो नहीं पूरी कर पाई। दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज DAP जो 800-900 रुपए बोरी मिलती थी, आज 1350 रुपए की एक बोरी। ट्रैक्टर और कार पर जो टैक्स है वो लगभग बराबर 12 से 28% है। अब कहां तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाई यील्डिंग किट की, मिनी किट्स की बात कही थी सरकार ने, पर ये सारी योजनाओं को लाने के लिए, इन सारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को अपने कृषि का बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये आवश्यक होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए। सबसे प्रमुख अगर प्रदेश के लिए कोई व्यवस्था है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, पर जिस तरह से स्वास्थ्य का बजट, मात्र बजट का 6% हमारे बजट का स्वास्थ्य का है, और यही वजह है कि सरकार ढिंढोरा जरूर पीटती है पर पूरा नहीं कर पाती। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। आयुष्मान योजना में माननीय मंत्री जी बता गए कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, पर यह बताना भूल गए कि जो उसमें घोटाला हुआ है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो NHA की जांच में पाया गया है, 139 करोड़ से अधिक के क्लेम फर्जी पाए गए हैं,
पूरे देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर नंबर 1 पे है तो वो उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड का घोटाला। कितने अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट किया इसमें उन्होंने, इसकी कोई जांच हुई? मान्यवर, आज अस्पतालों की हालत ये है कि आप बाहर छोड़ दीजिए, राजधानी में अगर क्षेत्र से कोई हम लोग के बीमार मरीज आ जाता है तो हम उसको इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट नहीं करा पाते क्योंकि बेड ही उपलब्ध नहीं, और अगर आईसीयू और वेंटिलेटर चाहिए तो हमें कई कई दिनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया आपने? और अभी जो उन्होंने जितना बोला मैंने सुना, उसमें कहीं भी उस विजन में ये नहीं बताया उन्होंने कि किस तरह से वो पीजीआई या राम मनोहर लोहिया या केजीएमसी या किसी नए मेडिकल अस्पताल को बढ़ाने की या उसमें बेड्स या आईसीयू बढ़ाने का कोई प्रावधान है। ये किसी भी तरह से उनके इस भाषण में सामने नहीं आया। तो आगे कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी इसका कोई विजन सदन में उन्होंने नहीं बताया। मेडिकल कॉलेज बन रहे हर जिले में, माननीय शिवपाल जी ने अभी बोला, मैं सहमत हूं उनकी बात से। केवल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग खड़ा होने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा प्रदेश की जनता, उसमें डॉक्टर भी होने चाहिए, फार्मासिस्ट भी होने चाहिए। पर अभी तक लगातार पिछले 2023 में उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में डॉक्टरों के 401 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसमें मात्र 40 पद पर डॉक्टरों ने उस पर आवेदन किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना, क्योंकि यहाँ की सरकार की नीतियां जो हैं वो उनके विपरीत है। तो मान्यवर, स्वास्थ्य को लेकर के सरकार को और गंभीर होना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज बनाने के साथ साथ जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनके पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि ज्यादा डॉक्टर्स जब आएंगे उत्तर प्रदेश में तभी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होंगी। और उसके साथ साथ जो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 की रिक्वायरमेंट है, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उसको भी सरकार को पूरा करना पड़ेगा। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में, सरकार भी नए नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की बात कर रही है। ये हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तो बना दे रहे हैं, पर उनकी मेंटेनेंस और गुणवत्ता की कहीं कोई चर्चा नहीं। सीएजी की रिपोर्ट, इस सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उनकी गुणवत्ता और समय से उनका पूरा ना होना ये बहुत बड़ा विषय है। गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है सड़कें, इसमें विभेद नहीं किया जा सकता। मेरा तो इसमें सुझाव भी मान्यवर ये है कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के अलावा अन्य विभागों की भी जो बनी हुई सड़कें, उनकी अगर मरम्मत नहीं होगी तो ये रेवेन्यू का खुद का सरकार का बहुत बड़ा लॉस है। तो कोई ना कोई योजना समायोजित करनी पड़ेगी सरकार को, ताकि जो अन्य आरएएस से या मंडी परिषद से इन विभागों की भी जो सड़कें हैं उनको समायोजित करके उनका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा रिपेयरिंग का। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सिंचाई मंत्री जी बैठे, बहुत काम किया, इनका बड़ा स्नेह भी रहता है हम पर। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी और दूरदर्शी योजना थी, पर लगातार 2014 से लेकर के अभी तक नमामि गंगे के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, उसमें कहा गया कि माँ गंगा का पूरी तरह से हम उसे साफ कर देंगे, पर अभी तक उसको हम इंतजार कर रहे हैं कि कब माँ गंगा साफ होंगी, कब उनको हम उस रूप में देखेंगे जिसमें हम देखना चाहते हैं। करोड़ों का, लाखों करोड़ का बजट उसमें खर्च हो चुका है। आज 2025 हो गया, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी और 2024 में पूरी भी होनी थी। काफी काम हुआ है, पर अभी बहुत लंबा लक्ष्य बाकी है। इसको समयबद्ध तरीके से अगर नहीं पूरा किया गया तो ये भी उन योजनाओं का भेंट चढ़ जाएगा जैसे पूर्व में
जो वादे आपने किए उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लागत बढ़ जाएगी। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर कल माननीय मंत्री जी ने कहा भी, जो सबसे बड़ी चीज है, जो सड़कें इन पाइपलाइन के ट्रेंचिंग की वजह से जो क्षतिग्रस्त हो रही है, उनकी रिपेयरिंग और जो टंकियां बन रही है, जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, कई जिलों में, मथुरा हो गया, कई जिलों में इस तरह की घटनाएं आई जहां पानी की टंकियां गिर गई। इनको भी हमें पूरी गंभीरता से देखना पड़ेगा क्योंकि योजना लाना आसान है, उसको लागू करके उसको संरक्षित करना ये विजन का पार्ट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस एक गंभीर विषय, स्कूल क्लोजर जो सरकार कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गरीब का बच्चा जब स्कूल जाता है तो अपने कंधे पे केवल बस्ता लेके नहीं जाता, वो अपने परिवार का, अपने समाज का सपना भी लेकर के आगे बढ़ता है। मैं सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सरकारी स्कूल बने, इसमें आपने 10,000 से भी अधिक स्कूल मर्ज करके क्लोजर कर दिए, आखिर इनकी वजह क्या थी? लगातार अभी आपने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि लगभग 96,000 स्कूल्स की हमने कायाकल्प में उनको विकसित कर दिया। आप टीचर्स रख नहीं पा रहे। जितने स्कूल की आवश्यकता है, लगभग 1.5 लाख से अभी ऐसे स्कूल है जहां पे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स नहीं, खाली पड़े 1.40% पद। 970 स्कूल ऐसे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं, 70% हेडमास्टर अस्थायी नहीं, शिक्षा मित्रों के सहारे आप स्कूल चला रहे हैं, तो ड्रॉप आउट होगा। और अगर ड्रॉप आउट बच्चों का होता है तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार जिम्मेदार, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के आरटीई एक्ट के अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दे। और ड्रॉप आउट मर्जर जो आप कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में जो मर्जर हुआ है, जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से उन मर्जर्स के लगभग 70% बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चले गए हैं या घर में। तो ये एक जो कदम सरकार ने उठाया है, जिस भी वजह से उठाया है, ये पूरी तरह से गलत है और उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के विपरीत है। मान्यवर, आज जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात, अभी कल ही की घटना, कल ही सदन में उठी फतेहपुर की घटना, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, रोज क्राइम हो रहा है, औसत में लगभग 7 से 10 क्राइम मर्डर रोज हो रहे हैं। जिस तरह से बीएचयू की घटना हुई, आज तक वो परिवार न्याय की भीख मांग रहा है और उसका संरक्षण कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो अभी आज सीएजी की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सदन अखबारों में छपे हैं, हालांकि संज्ञान नहीं लिया था, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी। एम्बुलेंस नहीं मिलती, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस लेके जा रहा है, किसी के शव अपने परिवार का गाड़ी पे लेके जा रहा है, कंधे पे लेके जा रहा है। मालूम है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में है कि जो खनन के लिए वाहन इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें शव वाहन भी है और एम्बुलेंस भी है, जिसमें खनन करा जा रहा था उनसे। तो आज ये दुर्दशा है, आज ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं इतना जरूर कहूंगी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, उन्होंने गौतम बुद्ध जी को कोट किया, उन्होंने एक चीज और भी कही। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अतीत पर विलाप नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए बेबुनियादी सपने भी नहीं देखने चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाढ़ से ग्रसित है उत्तर प्रदेश, पर हमारे पास कोई रोड मैप नहीं। आज बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, पर उस पर कोई रोड मैप नहीं है।
आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की 45 वर्षों की सबसे बड़ी मार सह रहा है और उस पर आपका कोई रोड मैप नहीं। आज आप अपने खुद के वायदे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। बेटियों से जो वादा आपने स्कूटी देने का किया था वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। ये आपकी घोषणा थी। मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि कम से कम जो वादा आपने पिछले सदन में किया था उसको तो अब की बार पूरा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश सिंह जी। बहुत शुक्रिया सभापति महोदय।